हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। हम लोग सेल बायोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान जिसे कहा जाता है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो 3 लेक्चर है वो साइटोलॉजी के ही डिस्कस किए हैं। डिटेल में एक एक पॉइंट को हमने बहुत बेहतरी के साथ समझा है। हमारे सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान की बात करें तो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में हर बार कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज उसी का लेक्चर 4 हम डिस्कस करते हैं। हम सेल ऑर्गेनिज डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, आप सभी लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते होंगे, लेकिन डिटेल में बात करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो ये जो टर्म है क्लोरोप्लास्ट, ये कॉइंड किया था। कई बार ये बेसिक क्वेश्चन सीधे रखे हुए मिलता है कि जो क्लोरोप्लास्ट टर्म है बेसिकली कॉइंड किसने किया था। तो जो कॉइंड किया था ये थे AJ शिम्पर ने। सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना है कि शिम्पर ने ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको 1983 में क्या किया था, कॉइंड किया था इस टर्म को। ठीक है, एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर बहुत अच्छे से गौर किया करें, क्योंकि ये वो PDF में प्रिपेयर करती हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए और जिनकी संभावना एग्जाम में पूछे जाने की, उसके बाद मैं PDF में प्रिपेयर करती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ सके चीज़ें। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इनका शेप, क्लोरोप्लास्ट का शेप, साइज और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो ये मतलब कि अलग अलग स्पीसीज वेरी करते रहते हैं। यानी कि कोई स्पीसीज ऐसी जिसमें कि ये कम हो सकते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं नंबरिंग में, तो वो फर्क पड़ता है स्पीसीज का। तो मतलब वेरी करते रहते हैं, कोई डिफिनिट नंबर नहीं है। ठीक है, इन हायर प्लांट्स, यदि हम हायर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ कम से कम 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर देखे जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे कि हर सेल में कम से कम 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट तक एक ही सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं इन हायर प्लांट्स में। ठीक है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें। यदि हम इनके एवरेज डायमीटर की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट के डायमीटर की अगर हम बात करें बड़े प्लांट्स में, तो वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 माइक्रोमीटर तक की इनका डायमीटर देखा जाता है, किसमें, हायर प्लांट्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। यदि हम इफ़ वी सेपरेट द सेल ऑर्गेनेलिज, देखो सेल में क्या पाया जाए, सेल में ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्जी है, राइबोसोम है, बहुत सारे ऑर्गेनेलिज हैं जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये कहा गया कि जो सेल ऑर्गेनेलिज होती है, यदि हम लिविंग सेल्स उन्हें डिस्कस कर मतलब कि रिमूव कर दें, मतलब वहाँ से अलग कर दें, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हमारी ऑर्गेनली है ये तब भी अलाइव होगी सेल से बाहर निकलने के बाद भी, ये कहा जाता है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया आई थिंक। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसका फंक्शन क्या होता है क्या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनली हैं, यानी कि इनका काम किससे रिगार्डिंग होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये प्लांट्स में। कैसे करते हैं वो चीज़ समझेंगे। ग्रीन प्लांट्स में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस एक ऑर्गेनली है जो कि क्या है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। और इनमें एक पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, बचपन से हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। बात करते हैं कि इनमें क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है ये पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये साइट होती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। भाई हमने पढ़ा अभी यही इस बारे में कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है प्लांट में वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, उसकी वजह से सारी प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इसमें होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते क्या है, कि प्लांट को एबल करते हैं कि भाई ये कैप्चर करें लाइट को, किसके यूज़ करने के बाद, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, ताकि उसमें होता क्या है, वो अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनलीज, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनली है जो कि सेल में पाई जाती है, जो कैसे एक्ट करती है, एक्ट एज अ फैक्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स। यानी कि जितने भी यूकैरियोटिक हैं वो भी ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनमें ये सिंथेसिस का करते हैं, शुगर्स का सिंथेसिस करते हैं। ये एक ऐसी फैक्ट्री कही जाती है जो कि शुगर्स का सिंथेसिस करती है बेसिकली, किसमें, जो जितने भी ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में पर बात करते हैं, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है इसके स्ट्रक्चर से हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उसके बारे में। हर एक क्लोरोप्लास्ट जो है, भाई सबसे पहले बात तो हमें ये याद रखनी है कि डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, गोल्जी की बात करेंगे, ये सभी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली हैं जो कि 2 मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पता है किस तरीके से आता है, हमको कोई 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें ये पूछ जाता है कि कौन सा डबल मेम्ब्रेनस है या कौन सा नहीं है। तो उस तरीके से मैं इसलिए पहले इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेती हूँ ताकि समझ बेहतर हो आपकी। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले तुमको ये याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। कवर किससे होते हैं, दोहरी परत से घिरे हुए रहते हैं। और क्या कंटेन करते हैं, प्रोटीन कंटेंट, जिसके मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं।
स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। स्ट्रोमा बेसिकली है क्या? स्ट्रोमा जो है ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है क्लोरोप्लास्ट का। याद रखना है, इस टर्म को बिल्कुल रट लेना कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्राउंड सब्सटेंस है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। कौन? स्ट्रोमा। ठीक है, ये कर तक स्ट्रोमा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो भी हमें याद रखना है। जो स्ट्रोमा होते हैं इसमें एक तो स्मॉल सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए होता है। ठीक है, डबल हेलिकल तो डीएनए है इसमें। राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी हैं जो कि इनमें पाए जाते हैं। समझ में आया? क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? एक तो डीएनए है वो भी डबल हेलिकल सर्कुलर है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइबोसोम जो होते हैं, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होते हैं ये 70S टाइप के होते हैं, जिसमें कि 23S और 16S मतलब इन तरह के सब यूनिट्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए आप, देखो ये होता है कंप्लीट, ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि मैंने आपको बताया दोहरी परत से घिरे रहते हैं कि डबल मेम्ब्रेन से, ये तो आउटर मेम्ब्रेन है और ये होती है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच के स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, समझ में आया? और ये जो आप देख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेली। ये क्या होती है? ये होती है स्ट्रोमा लेमेली, जो कि दो थाइलाकॉइड को कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। और यही ये जो थाइलाकॉइड होते हैं, थाइलाकॉइड एक स्टॉक में अरेंज हो जाते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर में लिया है, ये ग्रेनम होता है। कई सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको ग्रेनम के नाम से जाना जाता है। और दो थायराइड को जोड़ने का जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। और ये ल्यूमन है। ठीक है, हर एक का फंक्शन मैंने आगे लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और ये स्ट्रोमा आप जानते हैं मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैनी शीट्स लाइक लेमिली प्रेजेंट होती है। भाई शीट्स की तरह ही तो वो लेमिली थी जिनको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड कहाँ प्रेजेंट थी? ये थाइलाकॉइड स्ट्रोमा प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको थाइलाकॉइड दिखा देती हूँ। यही तो है थाइलाकॉइड। ठीक है, ये रे ना एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है ये इनको हम क्या कहते हैं? इनको थाइलाकॉइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो अबाउट होता क्या है कि कम से कम 20 से 40 थाइलाकॉइड, स्पेलिंग ये ठीक कर लें, थाइलाकॉइड गलत स्पेलिंग लिखी गई है, टाइपिंग एरर है बेसिकली। तो 20 से 40 तक थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं थाइलाकॉइड एक स्टॉक की फॉर्म में, जिनको कि ग्रेनम के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, कम से कम 40 से 100 ग्रेना एक पाए जाते हैं किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हर एक क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना है वो कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? तो 40 to 100 तक ग्रेना एक ही क्लोरोप्लास्ट में, सिंगल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारी मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स हैं जिनको कि स्ट्रोमा लेमिनी के नाम से जाना जाते हैं। ये करती क्या है बेसिकली? मैंने बताया था आपको कि दो थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करने का आपस में काम जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिनी। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब बिल्कुल करना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो यार, आपको इतना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं, हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो पिछले प्रीवियस पेपर को भी टारगेट करते ही वो चीज़ें कराते हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि हमारे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन जाना चाहिए, क्योंकि देखो एक बात बताओ, सिलेबस से बाहर तो कुछ आएगा नहीं, और जितने भी एक्सपेक्टेड पॉइंट है उस सभी को हम इंक्लूड करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इनफैक्ट। तो बेहतर यही है कि आप सेशन को बिल्कुल अच्छे से देखा करें, कंसिस्टेंसी के साथ देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वांटासोम के बारे में, एक बहुत ही फेमस टर्म्स के बारे में पूछे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटासोम। ये जो क्वांटासोम होते हैं ये एक फोटोसिंथेटिक यूनिट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? जो कि ग्रेना में, ग्रेना के सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। ग्रेना क्या होती है मैंने आपको बताया। क्वांटासोम बेसिकली ग्रेना के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं। हर एक क्वांटासोम में कम से कम 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। हर एक क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? कम से कम 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मेटल मैग्नीशियम है, एक मेटल है जिसका इंपॉर्टेंट बहुत रोल होता है इसमें। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में बिल्कुल सेंटर में ही मेटल जो होता है मैग्नीशियम का, ये प्रेजेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अगर बता के चलूँ, ये जो ब्लड पिगमेंट होता है ना, हीम, ठीक है, जो ब्लड पिगमेंट है ये बिल्कुल जो आइडेंटिकल है, किसके माना जाता है? क्लोरोफिल के जैसा ही माना जाता है। लेकिन हीम में आयरन कंटेन होता है और क्लोरोफिल में क्या कंटेन होता है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम कंटेन करते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी आइडेंटिकल होते हैं दोनों ही एक दूसरे के। ठीक है, फर्क सिर्फ कितना है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और हीम में आयरन पिगमेंट होता है। ठीक है, आयरन प्रेजेंट होता है बेसिकली। क्लोरोफिल जो होता है इसमें 4 पैरल रिंग प्रेजेंट होती हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? 4 पैरल रिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए क्लोरोफिल को टेट्रा पैरल के नाम से जाना जाता है। समझ में आई कि चीज़? आई होप आप सभी कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी यदि डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करें, वहाँ क्विज भी चला जाए ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिले, और वहाँ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कोई आपके डाउट्स वगैरह है तो। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं
उनके लिए रिवीजन टाइम पर मैं जितने भी पीडीएफ हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ उनको मैं वहाँ सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए चीज़ होगी कि मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पर इसको सेंड कर दूँगी सभी पीडीएफ्स को। उनके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, आपको रिवीजन बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना है, सिर्फ उन्हीं को वो चीज़ें मिल पाएंगी क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर वहीं जो सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम को उनको वो पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप लोग जितने ज़्यादा हो सकें सब्सक्राइब करें, पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। यदि किसी प्लांट में क्लोरोफिल एब्सेंट है, क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। यदि किसी प्लांट में क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, इस कंडीशन को एल्बिनिज्म के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एल्बिनिज्म क्या होता है, कैसी घटना होती है, किसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो याद रखना है हमने कि जो प्लांट में यदि क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो उस प्रक्रिया को एल्बिनिज्म के नाम से जाना जाता है। हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी पॉइंट पूछ जाने वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। इससे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते क्या है, किसे डिस्कवर्ड किया, फंक्शन क्या है, वो सभी चीज़ें देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है सबसे पहले उनको डिस्कवर्ड किया था पोर्टर ने इन 1945। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिस्कवर्ड किसने किया, दैट इज कॉल्ड पोर्टर, वो भी कितने में, 1945 में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इस पर होता क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जो कि कहाँ पड़े रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में वही पाए जाते हैं सभी ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको साइटोप्लाज्म का डिस्कस भी कराया था, बेसिक से एक बात बहुत अच्छे से डिस्कस कराई थी। आई होप आप सभी ने वो सेशन ले लिया होंगे, तभी बहुत हेल्पफुल होगी साइटोलॉजी जो आप कंप्लीट सेशन लेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ER यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट नहीं होते और ना ही जो एर्थोसाइट होती है मैमल्स की, यानी कि जो हमारी ह्यूमंस की ये जितने भी मैच्योर्ड आरबीसी यानी कि एर्थोसाइट होती है, आरबीसी जो होती है मैमल्स में, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यदि हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की डिटेल स्टडी करें स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें 3 फॉर्म्स होती हैं जो कि बहुत ही विजिबल होती हैं, जैसे कि एक सिस्टर्नी होती है, एक वेसिकल्स होती हैं और एक ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये तीनों ही चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी कि 2 तरह के होते हैं। ये पहला तो डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक तो होते हैं RER के नाम से जानते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और दूसरे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नाम से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो इनको RER और SER शॉर्ट में बोल देते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इनमें एक रफ वॉल यानी कि खुदरी सी वॉल होती है बाहर की तरफ, जिसपे कि राइबोसोम अटैच रहते हैं। उन्हीं की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर थोड़ा खुदरा सा दिखाई देता है, क्योंकि उनकी आउटर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और वो राइबोसोम्स किसकी हेल्प से अटैच होते हैं, राइबोपोरिन्स की हेल्प से। जो राइबोसोम होते हैं वो RER की सतह से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन कई बार पूछा जाता है कि जो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इनका फंक्शन क्या होता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं सेल में, लेकिन इंगेज किस साथ करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस से। यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस से ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस कराने में, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं ये अटैच नहीं होते हैं SER, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो स्मूथ होते हैं, उनके पास कोई खुदरी वॉल नहीं होती। लेकिन ये फंक्शन बहुत पूछ जाता है कि जो SER उनका फंक्शन क्या है। भाई देखो, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन था RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन होता है कि सिंथेसिस करते हैं और मेटाबॉलिज्म करते हैं किसका, लिपिड और स्टेरॉइड का। जो सिंथेसिस होता है और जो इनका मेटाबॉलिज्म होता है वो SER के थ्रू यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ 2 ऑर्गेनिज्म अब तक डिस्कस कर लें, जैसे कि हम क्लोरोप्लास्ट डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। आई थिंक सेशन बहुत लंबा हो जाएगा तो हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।